डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बोली, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। भारतीय समुदाय से भी मोदी हुए रूबरू। रांची जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामले में जांच शुरू। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया बिरसा मुंडा जेल का दौरा। पीड़िता, आरोपित अधिकारियों और अन्य कैदियों से की पूछताछ। रोहिंग्या घुसपैठियों मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाओं में रोहिंग्या को म्यांमार भेजे जाने के सरकार के फैसले का है विरोध। स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। जहां पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय ने रोम में पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने देखी वाराणसी घाटों की पेंटिंग। सनातन धर्म संघ को इटली की संसद में मान्यता दी गई है। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी का रोम पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले दिन में पीएम मोदी रोम पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और वहां आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत की और एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया, जिसने उनका चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया था। भारतीय समुदाय की सदस्य स्वामिनी शुद्धानंदा गिरी ने बताया कि यह उनकी पीएम मोदी से दूसरी मुलाकात है। उन्होंने कहा कि पहली बार वह 2021 में प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी और तब से उन्होंने उनके मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म संघ को इटली की संसद द्वारा आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने एनआई से बातचीत में कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। यह दूसरी बार है जब हम उनसे मिले हैं। हमने 2021 में उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। सनातन धर्म संघ को इटली की संसद ने आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी है। वहीं भारतीय समुदाय के एक अन्य संसद सदस्य ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके जीवन का बेहद खास पल था। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमसे मिलने आए और उन्होंने हमसे बातचीत की। पहली बार हमें उनसे मिलने का मौका मिला। यह हमारे लिए बेहद विशेष क्षण है। उन्होंने हमें एकता और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। पीएम मोदी की इटली यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और इटली के रिश्तों में तेजी से मजबूती आ रही है। दोनों देश 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के तहत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क शामिल है। साल 2025 में भारत और इटली के बीच व्यापार 16.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि अप्रैल 2000 में से सितंबर 2025 तक इटली से भारत में 3.66 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रांची से आ रही है। रांची जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामला। डीएलसीए की 4 सदस्यीय टीम ने ली जांच की जिम्मेदारी। झालसा की टीम ने किया बिरसा मुंडा जेल का दौरा। पीड़िता, आरोपित अधिकारियों और अन्य कैदियों से की पूछताछ। झालसा ने शुरू की जांच। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर रांची जिला डीएलएसए जांच कर रहा है। डीएलएसए सचिव कुमारी रोशन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को जेल पहुंचकर जांच शुरू की और सभी पक्षों से पूछताछ की। झालसा सचिव कुमारी रंजना आस्थना ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। इससे पहले रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने भी सोमवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और एक महिला चिकित्सक भी शामिल हैं। भाजपा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप।
भाजपा ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने जेल आईजी सुदर्शन मंडल पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाते हुए उन्हें और जेल अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोनो लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय, डीएलएसए की 4 सदस्यीय टीम ने जांच की जिम्मेदारी ली है, तो क्या जांच आगे बढ़ी है? देखिए, ये जो महिला कैदी का जो यौन शोषण और गर्भवती का जो मामला जब प्रकाश में आया है, तो वो पूरी झारखंड की जो राजनीति है वो पूरी गर्मा गई है। इसमें जो है कल झालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, उन्होंने निर्देश दिया था कि झालसा के जो सचिव हैं कुमारी रोशन ने 4 सदस्यीय टीम के साथ जेल प्रशासन जेल का उन्होंने दौरा किया, जांच की और जांच करने के बाद जो है से वो जो अपनी जांच की जो रिपोर्ट है वो जस्टिस एसएन प्रसाद साहब को वो सौंपेंगी। जो उसमें जो है जेल के जो पीएलबी हैं, जेल के डॉक्टर हैं और इन लोगों से भी जो है वहां पर डालसा के जो टीम गई थी वो उन लोगों से भी उनका भी बयान ली है। इसके बाद इसकी क्या जो रिपोर्ट होगी, ये इस केस में क्या सत्यापन होगा, क्या जांच आएगी, क्या इसके परिणाम होंगे, ये जो है वो कार्यकारी झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद ही जो है वो बात सामने खुलकर आएगी। एक बात और भी जो सामने आ रही है कि रांची के जो उपायुक्त हैं मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने भी एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। उसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, समाज कल्याण पदाधिकारी हैं, एक महिला चिकित्सक हैं। इन लोग भी पैरेलल में इन लोग भी जांच करेंगे और उनकी रिपोर्ट जो अद्यतन रिपोर्ट है वो उपायुक्त को सौंपेंगे। इसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया जब हो जाएगी तो जस्टिस एसएन प्रसाद साहब के जब उनके समक्ष जब प्रस्तुत होगा तो ये बात खुलकर आएगी कि इसमें मामला क्या है। क्योंकि दूसरी तरफ जो है जो भाजपा के जो अध्यक्ष है वो प्रदेश विधायक दल के नेता है बाबूलाल मरांडी, वो लगातार जो है इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कहा जाए कि उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि इनका जो है इनकी जांच की जाए और बढ़िया से जांच करने के बाद ये जो वहाँ के जो कारा निरीक्षक हैं, जेल जो सुपरिटेंडेंट हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इस बाबत उन्होंने एक मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि इसको जांच की जाए। अब तो देखने वाली बात होगी कि कल जब ये जो जांच हुई है इसमें क्या रिपोर्ट आती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। जी ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांच कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी अड़चन खत्म हो गई है। यूपी में ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे योगी सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं है। ओबीसी आयोग अपने 3 साल के मूल कार्यकाल के रहते हुए ही आरक्षण का सर्वे कर सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ओबीसी आयोग का गठन करने का फैसला किया है। ओबीसी आयोग के गठन के साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब नया समर्पित ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा और इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा और उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा। इसके बाद पंचायत चुनाव हो सकेंगे। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, यूपी कैबिनेट में जो सीएम योगी ने जो बड़ा फैसला लिया, आरक्षण का सर्वे ओबीसी आयोग करेगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये जो नियम था, जो कोर्ट का आदेश था, उसके हिसाब से
ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। कैबिनेट बैठक जो हुई थी उसमें इसका डिसीजन लिया गया कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। ये ओबीसी आयोग पंचायत स्तर पर जो आरक्षण की रूपरेखा है उसको तैयार करेगा, उसको देखेगा और 6 महीने के भीतर इसको लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा सरकार को, जिसके बाद ये जब ओबीसी आयोग का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद कहीं जाकर पंचायत चुनाव के लिए हरी झंडी मिलेगी। हालांकि इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो तय समय, क्योंकि जो तय समय था उसका ये 26 मई तक कार्यकाल प्रधानों का खत्म हो रहा है, तो उस समय तक संभव नहीं है पंचायत चुनाव होना। ऐसे में जो पंचायती राज मंत्री हैं उस संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि 2 प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि जो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जबकि दूसरा प्रस्ताव है कि उनके स्थान पर प्रशासकों की तैनाती की जाए जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो अब सरकार इन दोनों प्रस्ताव में से किस प्रस्ताव पर को मानती है और आगे क्या होता है, ये कुछ दिन में कुछ समय में इसका पता चल जाएगा। हालांकि जो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल था वो 26 मई तक निर्धारित था, जो जिसके समाप्त होने के बाद क्या व्यवस्थाएं की जाए इसको लेकर पंचायती राज मंत्री ने जानकारी दी है। जहां तक बात ओबीसी आयोग के गठन की आपने कही है, तो ओबीसी आयोग की चूंकि गठन हो चुका है 6 महीने के भीतर जो पिछड़ा वर्ग के जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आकलन ये आयोग करेगा, सर्वेक्षण करेगा और उसके आधार पर आरक्षण का प्रतिशत तय किया जाएगा। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। वहीं सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है मुंबई से, जहां ढोंगी बाबा अशोक खरात गिरफ्तार। 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी। कोर्ट ने गिरफ्तार करने की अनुमति दी। न्यायिक हिरासत में खरात है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने ईडी को ढोंगी बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को नासिक जेल से एक पेशी वारंट पर विशेष पीएम एलए अदालत के समक्ष पेश किया गया है। यहाँ वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने खरात को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी, इसे अदालत ने मंजूर कर लिया गया है। ईडी अब उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और बुधवार को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। ईडी ने 6 अप्रैल को खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उसने खरात के खिलाफ नासिक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी का संज्ञान लिया था। खरात के विरुद्ध दुष्कर्म और महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कई प्राथमिकी भी दर्ज है। उत्तरी महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने उसे 18 मार्च को उसे तब गिरफ्तार किया था जब एक विवाहित महिला ने उस पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ने खरात पर बड़े पैमाने पर जबरन वसूली रैकेट चलाने और बेनामी बैंक खातों के माध्यम से 70 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ढोंगी बाबा अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया है। इस पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं? जिस तरह से नासिक के अशोक खरात ढोंगी बाबा पर जो है बलात्कार के मामले हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। हालांकि जब नासिक पुलिस ने जब मामले को जब दर्ज किया गया था, हालांकि उनकी कस्टडी की पूछताछ की गई थी, तो ईसीआईआर ईडी ने दर्ज किया था। ईसीआईआर के बिहेव में उन्हें नासिक जेल से कस्टडी लिया गया है आरोपी अशोक खरात का, जिसमें ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो आरोप है, जिसमें एक ही दिन में 43 बैंक खाते ओपन किए गए थे और जो भी म्यूल अकाउंट थे, कई ऐसे फर्जी अकाउंट पर लेन देन हुआ है। हवाला कारोबारी से भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के पीएमएल कोर्ट ने उन्हें कस्टडी दी है। आरोपी को आज जो है ईडी अपनी पूछताछ करेगी। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन शामिल था, किस तरह से पैसे का टर्नओवर किया जाता था, विदेशों तक करेंसी जो कन्वर्ट करने का जो काम है, ऐसा आरोप है, इस पे भी जांच करेगी। तो ईडी की कस्टडी में देखना है कि अशोक खरात जो मामले में जिस तरह से नासिक पुलिस ने जांच की थी, अब ईडी पैसे के लेन देन और बैंक का जो फर्जी दस्तावेजों का यूज किया गया था, इसमें कौन कौन शामिल थे, क्या क्या नाम सामने आते हैं। अब तक 100 से अधिक लोगों का अब तक इसमें स्टेटमेंट लिया गया है। कई फर्जी अकाउंट्स के खुलासे हुए हैं। तो कई ऐसे सवालों के जवाब अशोक खरात से ईडी पूछ सकती है। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें ईडी ने खरात को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी और इससे अदालत ने मंजूर कर लिया है। ईडी अब उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और बुधवार को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जहां रोहिंग्या घुसपैठियों मामले पर सुनवाई। रोहिंग्या पर याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
रोहिंग्या को म्यांमार भेजे जाने के सरकार के फैसले का विरोध, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग। देश में मौजूद रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में बड़ी संख्या में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने, उनको देश वापस भेजने की मांग की गई है। वहीं कुछ याचिकाओं में रोहिंग्या को म्यांमार भेजे जाने के सरकार के फैसले का विरोध भी किया गया है। साथ ही देश के नागरिकों की तर्ज पर उन सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की गई है। तो आपको बता दें, देश में मौजूद रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में बड़ी संख्या में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने, उनको देश वापस भेजने की मांग की गई है। वहीं कुछ याचिकाओं में रोहिंग्यों को म्यांमार भेजे जाने के सरकार के फैसले का विरोध भी किया गया है। साथ ही देश के नागरिकों की तर्ज पर उन सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे फाल्टा उपचुनाव को लेकर, जहां टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से किया किनारा। प्रचार के आखिरी दिन किया चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा। फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को मतदान होगा, 24 मई को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले खुद चुनाव से किनारा कर लिया है। 21 मई को फाल्टा में वोटिंग होनी है। वहां टीएमसी उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी के दिग्बांशु पांडा और सीपीएम के शंभू कुर्मी से है। उन्होंने चुनाव से पीछे हटने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि मैं फाल्टा का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि फाल्टा में शांति रहे और उसका विकास हो। हमारे सीएम शुवेंदु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं इस निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहा हूं। आपको बता दें कि धांधली के आरोप में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जहांगीर खान ने इसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को जहांगीर खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में 26 मई तक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश प्रथम दृष्टया यह देखते हुए पारित किया कि राजनीतिक हालात में बदलाव आया है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार पश्चिम बंगाल में सफलता मिली। सत्ता संभालने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा में चुनाव प्रचार भी किया। प्रचार के दौरान उन्होंने जहांगीर खान को चुनौती देते हुए कहा था कि जनता अब पुष्पा को हराएगी। बता दें कि चुनाव के दौरान जहांगीर खान ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को ललकारते हुए कहा था कि अगर वह सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुधवार को भी शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ रोड शो किया। फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को मतदान होगा और 24 मई को वोटों की गिनती होगी। আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।